संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ पर। संजीव जी, हैट्रिक लगाने की तैयारी आप दीघा विधानसभा में कर रहे हैं, लेकिन वो क्या वजहें आपको लगती हैं जिसकी वजह से जनता आप पर भरोसा करे और आप जो है तीसरी बार भी चुनाव जीत? क्योंकि जनता का विश्वास है तभी तो विकास है। लगातार जब से जीते हैं तो स्थानीय के साथ साथ जनता के जो पूरे क्षेत्र को बचपन से हमने देखा है, यही हमने पढ़ा है, पला है और आगे बढ़ने का काम किए हैं। तो रगरा के क्षेत्र से संघ के स्वयंसेवक के नाते हो, विद्यार्थी परिषद हो, युवा मोर्चा हो, लगातार इस क्षेत्र को सेवा करने का मौका पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है। तो स्वाभाविक रूप से जितनी आकांक्षा अपेक्षा रही है तो सबको पूरा करने का काम लगभग प्रयास किए हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं कैसे दीघा के विकास के लिए निकल कर आए। जैसे क्रमशः बोलेंगे तो 2015 में जो योजना का फलाफल स्वरूप था, आप देख रहे हैं कि गंगा पथ में घूम के जाने के लिए मात्र एक केवल गंगा जी की तरफ जाने के लिए रास्ता का स्वीकृति था। और हमने विधानसभा के माध्यम से शून्यकाल प्रश्न के माध्यम से 7 अंडरपास हुआ। तो आज दीघा के लोग उपलब्धि ये है कि अंडरपास होने के कारण छठ पूजा और सब कहीं जाने की कठिनाई नहीं है, नहीं तो बड़ी कठिनाई होती। खैर, जब यह विषय फिर आगे निकला उसके बाद सड़कों के जाल पूरी तरह से आज बिछा है। मैक्सिमम हमें लगता है कि 25-30 किलोमीटर का आरसीडी का सड़क सबसे ज्यादा अगर कहीं बना है तो वो दीघा विधानसभा में। आप पूरा अल्टरनेटिव टू बेली रोड, पूरा एजी कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस, पुनाई चौक, पूरा एक अल्टरनेट सड़क आरसीडी का कालीकरण का इस रूप में मेरा बार बार रहता है। आप दीघा आशियाना रूट का देखेंगे तो वहां भी उसी प्रकार से कालीकरण का काम जोरों पर हुआ। पूरा आरसीडी के अलग अलग सड़कों का, सवलपुरा से लेकर सब सड़कों का निर्माण का हुआ, यानी सबका साथ, विकास और विश्वास। बालू पर दीघा में देखेंगे तो वहां भी आरसीडी का काम हुआ। तो जो फंड नगर विकास के अंतर्गत है, नगर निगम के अंतर्गत है, जो मुख्यमंत्री योजना है, उन सबों के अलावा इस पे मेरा विशेष प्रयास रहा। अभी पुलिस कॉलोनी का भी आरसीडी पूरा हो गया है, पाटलिपुत्रा के लिए भी जल्द से जल्द होगा। बापू टावर के पास जो आरसीडी का है सड़क का जाल वो भी बिछ गया है। साथ ही साथ सरिस्ताबाद के सड़क के लिए भी स्वीकृति मिल गई है। तो इन सबों को आरसीडी में पूरा प्लान तरीके से आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ स्कूलों के आयाम के लिए भी देखेंगे तो सरकारी स्कूल की भी बहुतायत संख्या अपने यहाँ है। उनके विकास के लिए जल की, शौचालय की, छात्राएं की शौचालय की, सब प्रकार से योजनाएं विकास को उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सौदागिरी अगर देखेंगे दीघा में तो इधर सौदागिरी नहीं था। सौदागिरी केवल गुलबी घाट की ओर जाते थे, और बने तो हमें लगा कि पानी की उपलब्धता यहीं पर है तो सौदागिरी भी बना है। अभी 5 करोड़ रुपया CSR फंड से भी NTPC से लाने का काम हुआ है। उससे और विस्तृत स्वरूप आपको सौदागिरी का दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में हॉस्पिटल की बात करेंगे तो आप देखेंगे IGMS के कितने सारे विकास हुए हैं। तो बड़े हॉस्पिटल के विकास हुए हैं और वेलनेस सेंटर भी अलग अलग प्रकार से खुला है। जो सबसे बड़े विषय है कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े डिमांड जो रहा है 1024 एकड़ का, वो फ्री कराने की बात है। तो सरकार से लगातार पहल भी कर रहे हैं, उसमें प्रयास कर रहे हैं कि न्यूनतम शुल्क के आधार पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और सभी संबंधित पदाधिकारी, सब लोग की इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कि जल्द से जल्द इसमें राहत हो, क्योंकि बड़ी आबादी इसमें वास करती है। क्योंकि हमें ध्यान में है कि बिजली बिल भी बीच में नेपाली नगर में नहीं मिल रहा था, पर वहाँ स्वीकृति करवाने का काम किए। तो आज जल जमाव की समस्याओं को लेकर सम्प हाउस दीघा में बना है, फिर नेपाली नगर की तरफ वहाँ भी सम्प हाउस बना है ताकि जल जमाव की कमी हो सके। आप सबसे बड़ी बात क्या है कि दीघा के जो पूरा नाला आप देखते हैं लंबे समय से लगे हुए थे, तो 181 करोड़ का नाला पटने का काम, यानी कि आप राजीव नगर से प्रारंभ कीजिएगा तो पेपर बोर्ड होते हुए, बगेड़ा आश्रम होते हुए दीघा तक जाएगा। 105 करोड़ का बाबा चौक का नाला वो भी पटते हुए 4 लेन सड़क बनेगा, आनंदपुरी होते हुए जाएगा। तो वास्तव में ये 2 बड़े प्रोजेक्ट थे जो मेरा सपना एक था कि नाला पटने का भी काम हो। जैसे आशियाना दीघा रोड में एक समय में नाला ही था, सड़क नहीं था, पर वो सड़क भी बना है। और आशियाना दीघा वहाँ पर 181 करोड़ का राजीव नगर का नाला का, 105 करोड़ का आपका बाबा चौक का नाला का, ये भी काम
जल्द से जल्द टेंडर वगैरह फाइनल हो गया है, उस क्रम में आगे बढ़ेंगे। यानी कि आप आगे भी विकास के कामों को अपने जारी रखेंगे। अच्छा, सवाल मेरा अब आपसे ये है, चलिए आप कह रहे हैं कि आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं वो भी आप गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बारे में आगे भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन क्या इस बार टिकट आपको मिल रहा है? सवाल मेरा ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेडीयू की ओर से भी सुनने में आ रहा है कि सीट को लेकर के मांग उठ रही है कि हमारी परंपरागत सीट है। बिट्टू सिंह जी लगातार जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। करें, लोकतंत्री है, लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है, पर हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा मतों से अगर बिहार में जीते हैं तो मत प्रतिशत के हिसाब से दीघा विधानसभा है। तो मत प्रतिशत के जब आयाम है तो इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जनता का विकास और विश्वास ही अपने आप में है। एनडीए की जब सरकार बनती है, आपको ध्यान में होगा कि सभी पार्टियां एक थी उस समय। हम 2015 में जब खड़े हुए तो 29,000 वोट से जीत कर आए। जदयू से लेकर आरजेडी से लेकर कांग्रेस से लेकर सब एक थी, बिल्कुल, तब हम 29,000 वोट से जीत कर आए। तो स्वाभाविक रूप से सबका अपने लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार में जिनको जो करना है वो करें। ठीक है, यानी कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब जो एनडीए खेमा है वो इस सीट को लेकर के किस नतीजे पर पहुंचता हुआ नजर आता है। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जब बात आती है तो उसमें हमें, जब हम जाते हैं शहर विधानसभाओं में भ्रमण करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आता है। जैसे जो सरकारी राशन है वो 5 किलो की जगह कई जगह लोगों को 3 किलो मिलती है, कई जगह 4 किलो तक ही पहुंचती है। जल जीवन मिशन योजना को लेकर के इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, या फिर दूसरी कोई भी योजनाओं हो, उस पर अंकुश लगाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? जैसे आपने जो प्रश्न किया कि वास्तव में ये नीचे तक रिपोर्ट आते रहा है कि फलाना जो अन्य योजना के अंतर्गत जो दिए जाते हैं कल्याणकारी योजना के अंतर्गत, तो उसमें कम मिलता है लोगों को। तो ये आए तो हमने भी जब क्रियान्वयन समिति की बैठक वगैरह होती है तो उसमें हमने विषय लगातार उठाया और हमने कहा कि जो अगर कम देता तुरंत बताने का काम कीजिए, तुरंत कार्रवाई के काम करेंगे, उस दुकानदार के खिलाफ करेंगे। तो जो मुझे संज्ञान में आया है उन विषय को लेकर आगे बढ़ाने का काम किए। भ्रष्टतम और भ्रष्टाचार का कोई स्कोप दीघा विधानसभा में नहीं है, जो कि स्वच्छता के साथ काम किए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस मर्यादा को जरूर ध्यान में रखे हैं कि कोई भ्रष्टतम पदाधिकारी का ये ना हो और भ्रष्टाचार का किसी भी प्रकार से कोई पैमाना और संदेश दीघा विधानसभा के अंतर्गत ना हो। अच्छा, शराबबंदी को लेकर के भी मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। शराबबंदी को लेकर के भी जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नाम के लिए शराबबंदी है, बन भी रही है, बिक भी रही है, लोग पी भी रहे हैं, तो इसको लेकर के कुछ कदम उठाए गए? स्वाभाविक रूप से जहाँ जो संज्ञान में आता है कि भाई शराबबंदी को लेकर जब सरकार ने इस चीज़ को निर्णय किया तो हम लोग भी इस चीज़ को पहल करते हैं कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की गतिविधि रहती है वो पूर्णतम विराम लगे। तो कहीं भी किसी प्रकार के विषय पर उससे लाभ कितना हुआ है अलग अलग प्रकार से ये सर्वविदित है, डेटा बताता है कि भाई हर शराबबंदी के बाद कितने प्रकार के लाभ मिले हैं, महिलाओं का स्तर किस प्रकार से सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ने का काम हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से शराबबंदी, पूर्णतः शराबबंदी जो बिहार सरकार का निर्णय है उस निर्णय के साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, प्राथमिकताओं की भी अब बात कर लेते हैं। अगर आपको दोबारा टिकट मिलता है, आप फिर से चुने जाते हैं इस विधानसभा सीट से, तो वो कौन से काम हैं जो बाकी रह गए हैं जिन पर अब आपका फोकस रहने वाला है? ये स्वाभाविक रूप से काम का आयाम कभी कम नहीं होता है। हमने एसटीपीआई के माध्यम से हो, सेवा संघर्ष समर्पण के माध्यम से हो, सब चीज़ों को आगे बढ़ाया है। जो छोटी सी एक बात बताया कि राजीव नगर की घटना पर जब गोली चल रही थी उस समय भी मैंने गोली चलते हुए गोली में खड़ा रहने का काम हुआ। आप कहेंगे पहला गोली अगर कोई चलेगा तो स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया पे चलेगा, तो वो खड़ा रहने का काम हरदम करते हैं। तो हर आयाम को हमने माना है कि सेवा संघर्ष समर्पण, सबसे बड़ा रिवर फ्रंट जो एक प्रोजेक्ट अब बन गया है सरकार का, आप देख रहे हैं, वो बड़ा काम हो जाएगा। तो रोजगार सृजन का काम होगा। एसटीपीआई के बहुत बड़ा सेंटर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है पाटलिपुत्रा में। तो नौजवानों को एक सृजन और स्टार्टअप के लिए भी जो है बहुत चीज़ फ्री में वहाँ मिलने का काम हो रहा है, उसमें आगे बढ़ने का काम करें। और जितने प्रकार की योजनाएं का समावेश जो नहीं हो पाया है उनको चाहिए कि समावेश हो। अब जैसे मान लीजिए कि कच्ची तालाब है, चाहे और भी तालाब अपने जल मिशन हरियाली के अंतर्गत जो है, सब तालाबों का भी पुनरुत्थान हो रहा है। इन सभी चीज़ों का प्रयास किए हैं
और इस बार मुख्यमंत्री समग्र योजना में हमने प्रयास किया है कि कम्युनिटी हो ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि समाज के जो गरीब गुरबा हैं उनकी पूरी तरह से पहचान बनने का काम हो और हम आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल अब आपसे मैं पूछने वाला हूं, जब आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता से कनेक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं संजीव जी 2015 में भारी मतों से जीतते हैं। मैं प्रोफेसर भी हूँ, बजाबता क्वालिफाइड प्रोफेसर कमीशन के थ्रू हूँ, तो जहाँ जैसी होती है लगन वैसी है मगन, तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग बहनें हैं घर की क्षेत्र में एक पारिवारिक भाव से रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष हमने किया। 74 आंदोलन के बाद 94 आंदोलन का नेतृत्व हमने किया। संघर्ष समिति के संयोजक हम थे। लालू यादव के खिलाफ, यानी कि उस समय कैंपसेस में कोई निकलता नहीं था, पर कैंपसेस में लड़ाई लड़ते हुए एक बार में साल में 4 बार बिहार बंद का कॉल किया, 4 बार सक्सेस हुआ। तो हमने छात्र राजनीति से आगे बढ़ के काम किया। तो ये जो सेवा और संघर्ष समर्पण है, स्वच्छता के साथ और मन को पवित्र रख के जनता की सेवा में आप लगे रहिए, जनता अपने आप प्रेम आपको करती है। अच्छा, एसआईआर को लेकर के भी बिहार से लेकर के दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई आज। तो आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि एसआईआर को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनका हक मारने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी विधानसभा में भी इसका इम्पैक्ट है? तेजस्वी यादव बांग्लादेशी घुसपैठियों को सदस्य बनाना चाहते हैं। इसका परिणाम साफ साफ आ गया है, जहां 99.8% लगभग वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद जवाब क्या देना है? अगर बीएलओ की बात करें तो हम तो इतने पवित्र संस्थान के इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि खुद विधानसभा से बड़े नेता से जरूर पूछिए कि बीएलओ के पास कभी गए हैं क्या, प्रोसीजर समझने का काम किए हैं क्या? केवल मंच पे और अपने एनालिसिस करके काम नहीं चलेगा। बीएलओ के पास जिन्होंने नहीं गया है तो इस प्रक्रिया को समझ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो छूटे हुए नाम है, तो इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बूथ वाइज नाम दिया है। छूटे हुए नाम है तो आप देख लीजिए भाई कौन आपका छूटा है, कौन नहीं छूटा है। अगर आप दिए बीएलओ को, चूंकि इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट नहीं चढ़ाती, बीएलओ के थ्रू चढ़ाती, एग्जैक्टली, तो बीएलओ को थ्रू चढ़ाती है। कोई छूटा है तो उसको जुड़वा लीजिए। पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 53,000 से ज्यादा BLA2 रजिस्टर्ड है, उसी प्रकार से आरजेडी भी 47,000 है। तो जब आप बोलते हैं तो अपने BLA2 को क्यों अपॉइंट कर रहे हैं भाई? तो आप केवल एक प्रोपेगेंडा मार्केटिंग सिस्टम आप कर रहे हैं। बांग्लादेशियों का नाम जिस प्रकार से कटा है, किशनगंज उदाहरण है कि एक सप्ताह के अंदर 2 लाख आवासीय प्रमाण पत्र मांगे गए। कहां से मांगे गए भैया? तो उनको लगा कि भाई जब हम नहीं मिल पा रहा है आधार से लेकर सबका, तो ये जो चाहिए उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र कई लोगों ने भेजा है। तो आज बड़ा विषय ये है कि नामों को जोड़ना ये एक बड़ा चैलेंज था, पर उसको पूरा करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, अभिनंदन के पात्र है। पर विपक्ष का काम हरदम पूरी तरह से जनता के समक्ष आ गया है। आज आसाम से लेकर बंगाल से लेकर सब जगह घुसपैठियों को जुड़वाने का काम में, उसी पहल में पूरा इंडी गठबंधन लगी हुई है। अच्छा, ठीक है, एसआईआर को लेकर के आपने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष की ओर से ये साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है। अब सवाल दीघा विधानसभा को लेकर के एक और मैं आपसे ले लेता हूं। दीघा विधानसभा में 2015 की बात हो या फिर 2020 की बात हो, मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है शहरी विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद। इसकी क्या कुछ वजहें रही हैं? और चुनाव आयोग का काम है मतदान प्रतिशत बढ़ाना, जिला प्रशासन भी इसको लेकर तमाम कोशिशें करता हुआ नजर आता है। आपके द्वारा क्या कुछ किया गया इसके लिए? उसमें सबसे बड़ी बात करना है क्या है कि आपने ठीक कहा कि वहाँ से मेरा 38% था। 38% में ही 49,000 का विजय था। तो उसका कारण बस यही है कि इस विजय पताका में जो सबसे बड़ा श्रेय तो जनता का है ही, पर गलत एंट्री अलग अलग प्रकार से था। वही तो एसआईआर के माध्यम से भी तो निकला कटेगा। जो डेथ है, जो शिफ्ट है, क्योंकि मोबिलाइज किया हुआ क्षेत्र है तो कोई है तो दीघा विधानसभा है। और विधानसभा में स्टैटिक पॉपुलेशन है, यहाँ लोग रेंट पे बहुत आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, तो बड़ी संख्या में ऊपर वोटर लिस्ट का नाम चढ़ा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का भी कटने का काम जरूर होगा। तो दीघा विधानसभा में इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि मत प्रतिशत जरूर बढ़ने का काम है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। जनसुराज को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है, और कोई क्या कहेगा, जनसुराज खुद कह रही है कि वो तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जनसुराज तीसरा विकल्प बन पाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो इश्यू बेस्ड सिस्टम है, चाहे मुद्दे के जो आधार है, आज सभी लोगों से ये पूछना चाहिए कि समाज के कंट्रीब्यूशन केवल एक मुद्दों को लेकर कहने से नहीं होता है। क्या माननीय नीतीश कुमार जी ने
अभी जो पेंशन योजना मिला है, सामाजिक पेंशन योजना का था 450 था तो 1100 मिल गया। कितना बड़ा परिवर्तन है। हमने विधानसभा में प्रश्न किया इसके लिए। 125 यूनिट का फ्री बिजली लोगों को उतना मिल गया। तो आने वाला समय में जितने प्रकार की सुविधाएं हैं, दलित, वंचित, पिछड़ा, अगड़ा, ओबीसी सभी को, तो सरकार ने, केंद्र राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब लाभ मिल रहा है। तो हमने प्रोपेगेंडा करके नहीं, यथार्थ पूर्वक देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबी दूर करे, तो करोड़ों लोगों ने गरीबी रेखा के ऊपर स्तर आया। तो स्वाभाविक रूप से बिहार में केवल प्रोपेगेंडा सिस्टम नहीं है। आज वैसे लोगों को समझना चाहिए कि चुनाव का समय पार्टियों का प्रवेश होता है तो एग्जिट एंट्री चुनाव का समय बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उस बात की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए। हम अपने विकास और विश्वास के साथ फोकस करके आगे जो बढ़ाने का काम किए हैं उसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, विस्तार पूर्वक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ये थे दीघा से विधायक संजीव चौरसिया जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखी है। साफ तौर पर कहा है कि सरकार का फोकस पूरी तरह से विकास पर है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता हुआ नजर आता है कि क्या दीघा की जनता संजीव जी के विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।